नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने व्यावसायिक शिक्षा एवं बालिका शिक्षा को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम निःशक्त वर्ग से संबंधित मुद्दे, समस्याएं एवं उनसे संबंधित लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं निःशक्त वर्ग से। मुझे उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे, अच्छे से खेल रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, जब चाहे तब गा रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ में घूम रहे होंगे और जीवन का लुत्फ उठा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो चाहते हैं वो आप कर रहे होंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा होगी। लेकिन सोचिए, यदि कोई व्यक्ति के जीवन में अगर कोई समस्या हो जिसकी वजह से ना तो वह खेल पाए, ना फिल्में देख पाए, ना गाने सुन पाए, ना अपने दोस्तों के साथ में घूम फिर पाए, या जो भी उसकी इच्छा हो वह उसको ना कर पाए, तो उसके जीवन में कैसा अभाव होगा। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ निःशक्त वर्ग की। राइट, हमारे देश में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि चलने में, सुनने में, देखने में, बात करने में कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। इसके साथ ही वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से एवं संवेगात्मक रूप से भी अस्थिर होते हैं, या फिर इन सभी चलने में, सुनने में, राइट, देखने में उनको कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, या तो उनके शरीर में ये अंग होते ही नहीं हैं, या कई अंगों की क्या होती है, कमी होती है, और इसकी वजह से ही उनको निःशक्त कहा जाता है। राइट, जिसको अंग्रेजी में डिसेबल, या उनकी इस अवस्था को डिसेबिलिटी या निःशक्तता के नाम से जाना जाता है। राइट, जो कि एक बहुत ही अभावकारी या बहुत ही संवेदनहीन क्या होती है, स्थिति होती है। राइट, और हम चूंकि प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं, राइट, हमारे देश में ये जो निःशक्त वर्ग है ये अपनी स्थितियों से समझौता करके, कोशिश करके अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। परंतु हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि हम इनकी सहायता ना करते हुए इनको ताने देते हैं, इनको चिढ़ाते हैं, इनको जो भी समस्या है उस समस्या से इनको बुलाते हैं। इससे इनका जो जीवन है वो पहले से ही अभावग्रस्त होता है और भी ज़्यादा दुखपूर्ण हो जाता है। जहाँ तहाँ इनको ताने सुनने को सुनने को मिलते हैं, कई बातें सुनने को मिलती है। इसके साथ ही इनके जीवन में अभाव ही अभाव पाया जाता है। सामाजिक समरसता नहीं होती है, आर्थिक निर्भरता भी इनके हाथ में नहीं होती है। अपने परिवार वालों के लिए, ये अपनी देखभाल के लिए, अपने आर्थिक खर्चों के लिए निर्भर होते हैं। राइट, और इनका जो जीवन है वो बहुत ही त्रस्त होता है। इसीलिए जब हम अधिकारी बने तो हम उनके प्रति संवेदना रखें, उनकी उन्नति के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए हम प्रयत्नशील हो सकें और उनके जीवन के विकास में अपना योगदान दे सकें। इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, ताकि हम उनकी समस्याओं को जान सकें और ये भी जान पाएं कि आखिर हमारे संविधान में किस प्रकार से या वैधानिक तरीके से कौन कौन से प्रावधान हैं। राइट, तो यहाँ पर अगर हमको संक्षिप्त रूप से परिभाषा पूछी जाती है परीक्षा में, तो हम सीधा कह सकते हैं कि निःशक्तता या डिसेबिलिटी ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक अंग पूर्ण रूप से कार्य नहीं करते हैं, या फिर शरीर में अंग होते ही नहीं है। इस स्थिति को निःशक्तता या डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। राइट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो निःशक्तता है वो शरीर की भौतिक एवं मानसिक रूप से क्या है, अविकसित अवस्था होती है। राइट, इसके साथ ही जो हमारे देश में निःशक्तों को, जैसे हम क्या कहते हैं, विकलांग। राइट, निःशक्तों को विकलांग कहते हैं। और हमारे देश में ये बहुत गंदी बात है कि जाति पाति, रंग भेद, राइट, और जो मजाक है वो बड़े पैमाने पर उड़ाया जाता है। राइट, अगर रंग भेद इतना है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर का रंग काला है तो उसको काला ही कहकर बुलाते, भूरे को भूरा बोलते हैं। वैसे ही हमारे समाज में ऐसे कई शब्द प्रचलित हैं। कोई किसी को सुनाई नहीं देता तो उसको बहरा करके चिल्लाते हैं,
चिढ़ाते हैं, बुलाते हैं, राइट, उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं ताकि और ज़्यादा उसको हम एक तरीके से परेशान करते हैं। इसीलिए जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक सबसे अच्छी बात की कि उनको विकलांग या निःशक्त कहने की बजाय हमारे देश में अब विकलांगों को दिव्यांग भी कहा जाता है। तो जो निःशक्त हैं या विकलांग है उनको अगर हमको परीक्षा में अच्छे उत्तर लिखना है तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर दिव्यांग लिखें। देखिए अंग्रेजी मीडियम में तो एक ही शब्द प्रचलित है, वो है डिसेबल और निःशक्तता के लिए डिसेबिलिटी, लेकिन हिंदी में 3 शब्द है, एक तो है निःशक्तता, राइट, या निःशक्त वर्ग, या फिर विकलांग वर्ग, या फिर दिव्यांग वर्ग। चूंकि सरकार यहाँ पर विकलांग शब्द की जगह पर दिव्यांग शब्द को प्रमोट कर रही है, इसलिए उचित यही होगा कि हम भी उत्तर लिखते समय दिव्यांग शब्द का उल्लेख करें। ये तो हमने यहाँ पर समझने के लिए कहा, लेकिन अगर किसी प्रश्न में उत्तर में हमको कोट करना हो तो हम इस परिभाषा को भी लिख सकते हैं। तो विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, राइट, इसको हमेशा आप कोट करें कि विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम या दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग विकलांग व्यक्ति का अर्थ वह दीर्घकालिक, राइट, दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति का अर्थ दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर संवेदी हानि वाला व्यक्ति होता है जिसकी दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में उसकी विकलांगता बाधक होती है। तो ये परिभाषा एक तरीके से बहुत ही अच्छी परिभाषा है, जिसमें हमने शारीरिक विकलांगता को हम समझते हैं कि शारीरिक अंगों का पूर्ण तरीके से काम ना करना या होना ना होना। फिर मानसिक अवस्था में कई व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं, राइट। फिर बौद्धिक रूप से कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें बुद्धि का स्तर बहुत ही कम होता है, जिसको हम मंद बुद्धि कहते हैं, उनको चीज़ें बहुत ही कम समझ में आती हैं। एवं चौथी हो जाएगी यहाँ पर संवेगात्मक हानि, राइट। हमारे शरीर में हमारे जो हाव भाव है, चेहरे पर जो भाव भंगिमा है, ये हमारे संवेगों से ही क्या होती है, निर्भर होती है, संवेगों द्वारा ही प्रदर्शित होती है। और जो व्यक्ति संवेदीहीन होता है वह कभी भी हंसने लगता है, कभी भी रोने लगेगा तो कभी भी गुस्सा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वह अपने संवेदों को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। तो ये यहाँ पर विकलांग व्यक्ति की, या हम कह सकते हैं कि निःशक्त वर्ग की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है। और इस परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति वह होता है जो दीर्घकालिक रूप से शारीरिक रूप, मानसिक, बौद्धिक या संवेद हानि वाला क्या होता है, व्यक्ति होता है, राइट। अब हम समझते हैं कि हमारे देश में निःशक्त वर्ग या दिव्यांग वर्ग की संख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में दिव्यांग जनों की कुल संख्या है 2.68 करोड़, या कह सकते हैं 2,68,00,000, जो कि हमारी देश की कुल जनसंख्या का 2.21% है। अर्थात हमारी जनसंख्या का एक ठीक ठाक भाग जो है वो दिव्यांग जन है। और इनमें से भी पुरुषों की संख्या है 1.5 करोड़, महिलाओं की संख्या है 1.18 करोड़ या 1,18,00,000, इतनी महिलाओं की संख्या है। और जो दिव्यांग जन है उनमें से 69% जो दिव्यांग जन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में काफ़ी अधिक संख्या में निःशक्त वर्ग या दिव्यांग जन हैं जिनके सामाजिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक उत्थान के लिए सरकार को हमेशा कार्य करना चाहिए या प्रयासरत होना चाहिए। अब समझते हैं कि दिव्यांगता या विकलांगता के प्रकार क्या क्या हैं। देखिए, जो दिव्यांग अधिकार अधिनियम है उस 2016, राइट, तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में ही दिव्यांगता को या विकलांगता को और भी अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है। पहले हमारे देश में जहां पर 7 वर्गों को दिव्यांग वर्ग के रूप में घोषित किया गया था, अब दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार जो 7 वर्ग हैं उनसे बढ़ाकर अब 21 क्या कर दिया गया है। अर्थात अब जो दिव्यांगता है वो 21
वर्गों में सम्मिलित है, जैसे अंधता हो जाएगा, राइट, श्रवण शक्ति का ह्रास हो जाएगा या कम दृष्टि हो जाएगी, चलन निषेधकता हो जाएगा, मानसिक मंदता हो जाएगा, आत्म केंद्रितता हो जाएगा, स्पेक्ट्रम विकार हो जाएगा, राइट, फिर सेरेब्रल पाल्सी हो जाएगा, थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल रोग, एसिड अटैक पीड़ित, राइट, पार्किंसन रोग, राइट, और न्यूरोलॉजिकल स्थितियां। ये कोई भी व्यक्ति अगर इनमें से किसी भी एक व्याधि से पीड़ित है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग माना जाता है, राइट। दिव्यांगता के कारण क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाए, राइट, क्योंकि वर्तमान समय में हमारा जो सामाजिक परिवेश है और हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो इतनी तेजी से बदल रहा है कि शारीरिक रूप से हमारे सभी शारीरिक अंग मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी जीवन शैली की वजह से कई व्यक्ति जो हैं वो दिव्यांगता के शिकार हो रहे हैं। तो हम समझते हैं कि दिव्यांगता के कारण क्या है, जिसमें से एक कारण हो जाएगा जन्मजात विकलांगता या फिर आनुवांशिकी कारणों की वजह से दिव्यांगता। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? विपरीत परिस्थितियां, राइट। कई बार व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उसका जीवन जो है वो संकटमय हो जाता है। जैसे कई बार नशे की लत इतनी अधिक हो जाती है कि वह अपने किसी भी शारीरिक अंग के किसी न किसी समस्या से ग्रस्त हो जाता है। वहीं दूषित जल पीने से या अनुचित पोषण से, राइट, तो उचित पोषण ना मिलने से, उचित जल ना उपलब्ध होने से, नशे की लत होने से, इन सब से भी जो है वो विकलांगता हो सकती है। इसके साथ ही समान रक्त समूह एवं नजदीकी रिश्तों में विवाह भी दिव्यांगता का एक कारण होता है। हमारे जो भारतीय समाज है उसमें गोत्र विवाह या सगोत्री विवाह को वर्जित माना जाता है। वो वैज्ञानिक पद्धति से भी बहुत ही सही है, राइट। अगर आपसी रिश्ते, राइट, अगर नज़दीकी रिश्तों में भी अगर वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं तो उससे हार्मोनल डिसीज या आनुवांशिक रोग होने की संभावना प्रबल होती है। या फिर अगर समान रक्त समूह होते हैं तब भी जो बच्चा जन्म लेगा, जो दंपत्ति अगर पति पत्नी का भी रक्त समूह समान है तब भी जो बच्चा जन्म लेगा उसके भी दिव्यांग होने की संभावना होती है, राइट। इसके साथ ही अगर भुखमरी की स्थिति है, कुपोषण की स्थिति है या गरीबी की स्थिति है उससे भी विकलांगता हो सकती है। या फिर किसी भी युद्ध हिंसा में, गोलाबारी में, राइट, या बम में कोई व्यक्ति अपने हाथ आंख पैर खो देता है, राइट, या किसी प्राकृतिक आपदा में भी वह अपने शारीरिक अंगों को खो देता है, या फिर आतंकवाद जैसी घटनाओं में भी विकलांगता आ सकती है। इसके साथ ही प्रदूषण में यदि आर्सेनिक है या फ्लोराइड, राइट, जैसे रासायनिक तत्वों की अधिकता, और आर्सेनिक फ्लोराइड जैसे तत्व जो हैं वो या तो जल के माध्यम से या फिर जो हम अनाज ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से, अर्थात खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके ये जो है आ सकते हैं और ये भी विकलांगता के लिए उत्तरदायी होते हैं, राइट। अब हम यहाँ पर 11 नंबर में पूछा जाने वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे और वो है कि निःशक्तता या दिव्यांगता के मुद्दे क्या हैं, राइट। तो यहाँ पर हो सकता है प्रश्न में ये भी पूछा जाए कि वर्तमान समय में दिव्यांग वर्ग की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इसका उत्तर लिखिए, राइट। या फिर हो सकता है कि दिव्यांग जनों के कौन कौन से मुद्दे हैं। तो दिव्यांग या निःशक्तता के मुद्दे, चुनौतियां या समस्याएं, इनको हम एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति विकलांग होता है या दिव्यांग होता है तो चूंकि वह पूर्ण रूप से अपने परिवार के ऊपर निर्भर हो जाता है, राइट। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो अपने परिवार वालों के पर क्या होता है, निर्भर हो जाता है, उनकी मदद हेतु अपेक्षित होता है। इसीलिए सबसे पहले तो कई बार पारिवारिक जो है बहिष्कार भी एक सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है। या फिर क्या हो जाएगा, सामाजिक बहिष्कार। तो परिवार वाले ही कुछ समय तक तो उसकी देखभाल करते हैं,
लेकिन पारिवारिक बहिष्कार कर दिया जाता है और सामाजिक रूप से भी जो बहिष्कार है ये वर्तमान समय में दिव्यांग या निःशक्तता की सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर जो दिव्यांगता है, अगर वो दिव्यांगता शारीरिक रूप से बहुत अधिक है, मानसिक रूप से अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है नित्य क्रियाओं से लेकर सभी क्रियाओं तक के लिए उसको मदद हेतु वह व्यक्ति अपेक्षित होता है। और ऐसी स्थिति में यदि कोई दिव्यांग जन की मदद नहीं करता है तो फिर वह अपने कोई भी कार्य ना करने के लिए असमर्थ होता है। इसीलिए जो है पारिवारिक एवं सामाजिक जो है बहिष्कार ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी है आर्थिक निर्भरता, वह अपने खर्चों के लिए भी परिवार पर निर्भर होता है। इसके साथ ही अगर सरकार कुछ करे तो सरकार के प्रति भी क्या है, जो सरकारी तंत्र है वह भी क्या होता है, उदासीन होता है, राइट। इसके साथ ही अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो हमारी जो शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दिव्यांग जन है, एक तो दिव्यांगजन स्कूल ही बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं, उनके पास में वह परिवहन के साधन नहीं होते हैं, वो उपकरण नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो स्कूल आ पाए। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो केवल और केवल 1% दिव्यांग ही स्कूल पहुंच पाते हैं, अर्थात 99% जो दिव्यांग होते हैं वो तो अशिक्षित ही रह जाते हैं। इसके साथ ही दिव्यांगजनों को अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार जो है रोजगार भी नहीं मिल पाते हैं। अगर रोजगार के अवसर भी हों तब भी वो रोजगार के माध्यम से अपनी आत्मिक निर्भरता के लिए क्या हो जाएंगे, आत्मिक निर्भरता के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, वो खुद कमाएंगे और खुद अपने जीवन का आनंद लेंगे, राइट। फिर अगर कई बार जो है दिव्यांगजनों को जॉब मिल भी जाती है तो उनको एक कुशल व्यक्ति की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। कई बार कार्यस्थल पर जो है उनको भेदभाव किया जाता है। और सबसे बड़ी समस्या दिव्यांगजनों के लिए परिवहन सुविधाओं में भी क्या है, कमी है। अगर हम देखें तो सरकारी कार्यालय और कुछ सरकारी वाहनों को छोड़कर बाकी के सभी निजी प्राइवेट क्षेत्र में चाहे वो कुछ भी हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो या होटल हो, रेस्टोरेंट हो, उनमें जो है दिव्यांगजनों के लिए इस तरीके से अगर हम देखें व्हील चेयर के लिए जो सीधा रास्ता है वो तो उपलब्ध ही नहीं होता है, राइट। तो इस तरीके से परिवहन सुविधाओं की भी जो है वो कमी पाई जाती है। इसके साथ ही लोगों की सहानुभूति की कमी है, राइट। अगर हम देखें लोग दिव्यांगजनों के प्रति सहानुभूति रखेंगे तो कम से कम ये है कि उनको चिढ़ाएंगे तो नहीं, परेशान तो नहीं करेंगे। हालत ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिव्यांगजन होता है तो 5 लोग मिलकर उस व्यक्ति को चिढ़ाते हैं और उससे अपना मनोरंजन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सहानुभूति की कमी की वजह से दिव्यांगजनों का जो जीवन है वो और भी नरकपूर्ण हो जाता है। उसके साथ ही हमारे देश में न्यायालय है, पुलिस स्टेशन है, सहायता केंद्र है या परामर्श केंद्र है, इनकी भी क्या कमी पाई जाती है। अगर ये भी उचित मात्रा में होंगे तब भी वह अपने जीवन के लिए परामर्श कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे देश में गरीबी एवं बेरोजगारी भी क्या है, अधिक है, राइट। कई परिवार ऐसे होते हैं जो कि दिन में कई जो परिवार ऐसे होते हैं कि वो जितना कमाते हैं उसी से उनका जीवन यापन होता है। और जिन परिवारों की आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं उन परिवारों में जो दिव्यांग होते हैं उनकी पोषण संबंधी समस्याएं भी अधिक होती हैं, उनको भरपूर पोषण भी नहीं मिल पाता। फिर उनके पुनर्वास संबंधी मुद्दे हो जाएंगे। फिर अगर कोई निःशक्त क्या है, महिला है, तो अगर आप समझें महिलाएं खुद हमारे देश में जो है महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार प्रयासरत होती है। तो एक तो महिला और दूसरी वो क्या है, निःशक्त और है, तो उसको दोहरी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि निःशक्तता, अगर हम देखें विकलांगता देखें तो विकलांगता या निःशक्तता गरीबों के लिए होती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वर्तमान समय में ऐसे ऐसे उपकरण बन चुके हैं, हमारा मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हर एक क्षेत्र में जो है वो दिव्यांगता को नियंत्रित कर सकता है, राइट, या साइंस दिव्यांगता को कंट्रोल कर सकती है। कोई व्यक्ति अगर चलने में असक्षम है तो उसके लिए नकली पैर लग जाएगा, नकली हाथ,
राइट, आंखें खराब हैं तो आंखें भी उसको मिल सकती हैं। इसके साथ ही अगर उसको किसी भी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो वह विभिन्न उपकरणों की मदद से जो है वो अपनी दिव्यांगता या विकलांगता को दूर कर सकता है। मानसिक रूप से है तो उसको कई प्रकार की मेडिसिन दी जा सकती हैं। बौद्धिक रूप से है तो उसको प्रशिक्षित किया जा सकता है। राइट, तो अगर अमीर व्यक्ति हैं, उनके पास में अच्छा खासा पैसा है तो वो अपनी दिव्यांगता को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में गरीबी बेरोजगार इतनी ज़्यादा है कि जो भी व्यक्ति विकलांग होता है वो अपनी चिकित्सा सेवाओं के लिए परिवार पर निर्भर होता है, जो कि संभव नहीं है। तो चिकित्सकीय सेवाएं एवं सुविधाएं इतनी कम है कि छोटी सी या बहुत ही निम्न स्तर की विकलांगता होने पर भी उसका जो जीवन है वो बहुत ही कटुपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि हमारे देश में सरकार दिव्यांगता के लिए जो भी प्रयास कर रही है उसके लिए उनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सर्टिफिकेट होने के लिए एक उपयुक्त परिभाषा होनी चाहिए। राइट, फिर जो शासकीय योजनाएं हैं उनका भी पूर्णतः लाभ वास्तविक रूप से उनको नहीं मिल पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में अगर राजनीतिक भागीदारी अर्थात संसद या विधानसभा में उनकी भागीदारी होगी तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने वर्ग की तरफ से प्रश्न जो है वो संसद में रख पाएंगे, लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी ही क्या है, कम है। राइट, तो ये यहाँ पर मुद्दे या समस्याओं के बारे में पढ़ा। अब हम समझेंगे कि दिव्यांग वर्ग या निःशक्त वर्ग हेतु कौन कौन से कल्याणकारी कार्यक्रम हमारे देश में संचालित हो रहे हैं। ये भी 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि 5 नंबर में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश में निःशक्त वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए कौन कौन से योजनागत कार्यक्रम संचालित हैं, उनका उत्तर लिखिए। या पूछा जा सकता है कि दिव्यांगता के सामाजिक उत्थान के लिए या दिव्यांगता के लिए लोक कल्याण के लिए, दिव्यांगजनों के लोक कल्याण के लिए हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है, या संसद ने कौन कौन सी विधियां बनाई हैं। राइट, या वर्तमान समय में कौन कौन से प्रावधान हैं जिनसे निःशक्त जनों का जो जीवन है उसको और सुखमय बनाया जा सकता है। राइट, तो इसीलिए 11 नंबर में पूछे तो हम यहाँ पर जो है सबसे शुरुआत में निःशक्तता की जो है परिभाषा लिखेंगे, और निःशक्तता की परिभाषा के लिखते हुए हम जो है लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को इन 4 भागों में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। संवैधानिक प्रावधान, तो लोक कल्याण के लिए या लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में पहला हो जाएगा संवैधानिक, फिर वैधानिक प्रावधान, योजनागत प्रावधान एवं अन्य। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। तो हमारे संविधान में भी निःशक्त वर्गों के उत्थान के लिए कुछ प्रावधान पहले से ही मौजूद है। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अब अनुच्छेद 21 में कई ऐसे उपबंध हैं जो कि निःशक्त वर्गों पर भी लागू होते हैं। राइट, जैसे अनुच्छेद 21 का ये जो है सभी के लिए। राइट, अनुच्छेद 21 जो ए है 21A हो जाएगा, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। राइट, अनुच्छेद 21 ही पर्यावरण का अधिकार देता है, स्वास्थ्य का अधिकार देता है, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार देता है, भोजन का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन इत्यादि के प्रावधान रखता है। अर्थात हमारे देश के नागरिकों का मूल अधिकार है कि सरकार जो है उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भोजन उपलब्ध कराए। तो ये अनुच्छेद 21 में प्रावधान है। वैसे ही अनुच्छेद 41 में भी प्रावधान है कि राज्य जो कार्य है एवं लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। कुछ विशेष दशाओं में राज्य शिक्षा, कार्य एवं लोक सहायता उपलब्ध कराएगा, और जो कि क्या है, एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अर्थात ये हमारी सरकार को एक तरीके से सलाह देता है कि सरकार को जो निःशक्त जन है उनकी
शिक्षा के लिए, उनको रोजगार देने के लिए और उनकी लोक सहायता के लिए उपबंध करें। वहीं अनुच्छेद 39A ये सामाजिक न्याय की बात करता है, राइट। और अनुच्छेद जो 46 है वो कमजोर वर्गों के उत्थान का प्रावधान करता है, अर्थात राज्य प्रावधान करेगा कि जो कमजोर वर्ग हैं उनका उत्थान हो सके, राइट। तो ये हमारे संविधान में अंतर्निहित क्या है, लोक कल्याणकारी प्रावधान है जिनसे निशक्त वर्गों का उत्थान हो सकता है। अब हम दूसरा समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो है वैधानिक प्रावधान। तो ध्यान रखना यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न पूछे जाने की संभावना पूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से समराइज तरीके से जो जितने भी एक्ट हैं और उन एक्टों के प्रमुख प्रावधान क्या है उनको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा है और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो देखते हैं कि जो वैधानिक लोक कल्याणकारी प्रावधान कौन कौन से हैं। तो वैधानिक प्रावधानों में पहला हो जाएगा दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति अधिनियम, क्या हो जाएगा, 1995 हो जाएगा, राइट। हमारे देश में विकलांगों के सामाजिक उत्थान के लिए सबसे पहले दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 लाया गया था और जिसकी सबसे बड़ी या सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि जितने भी विकलांग हैं उनको सरकारी जो शिक्षण संस्थान है एवं लोक नियोजन में 3% का क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, राइट। ताकि ये जो विकलांग वर्ग है ये आसानी से शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा हेतु एवं लोक नियोजन में उनको नौकरी मिल सके। इसके साथ ही इस अधिनियम में और भी कई प्रावधान थे जिनका सार था कि राज्य ऐसे अवसर देगा जिससे शिक्षा में, व्यवसाय में, रोजगार में एवं प्रशिक्षण में उनको समान अवसर भी प्राप्त हो। ये था दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, राइट। अब दूसरा पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निशक्त या दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम कौन सा हो जाएगा, 2016। तो दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016। और इस जो अधिनियम है इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस अधिनियम के द्वारा ही दिव्यांगता को परिभाषित किया गया और परिभाषा देने के साथ ही जो पहले 7 श्रेणी में दिव्यांगता घोषित थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 21 कर दिया गया, राइट। तो दिव्यांगता को, निशक्तता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 21 कर दिया। दूसरा, इसके साथ ही कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी यहाँ पर दिव्यांग माना गया जिनका जीवन भी निशक्तों के समान था, राइट। जैसे एसिड अटैक, राइट, जिन महिलाओं पर एसिड अटैक किए गए हैं उनको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पार्किंसन रोग हो जाएगा, हीमोफीलिया रोग हो जाएगा, थैलीसीमिया रोग हो जाएगा जिससे बच्चे पीड़ित होते हैं, हीमोफीलिया जो है रोग हो जाएगा। तो इन रोगों को भी क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि जहां विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 3% आरक्षण की बात की गई थी, ये दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 में नौकरी एवं संस्थानों में 4% आरक्षण की क्या की गई, बात कही गई है। 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इनसे संबंधित जो भी मुद्दे चल रहे हैं, राइट, न्यायालय में जो भी लंबित मामले हैं उनकी सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स की भी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही ये अधिनियम प्रावधान करता है कि सार्वजनिक स्थल है या भवन है या अस्पताल है या परिवहन के साधनों तक इनकी पहुंच हेतु अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, राइट। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं उसमें एक तरीके से यहाँ पर जो चलने में जिनको निशक्तता होती है वो व्हील चेयर से जाने के लिए उनके लिए अलग से जो है वो ढलान बनाया जाता है, राइट। लिफ्ट की जो है व्यवस्था की जाती, तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में सीढ़ियाँ या लिफ्ट बनाई जाती हैं, राइट। और वैसे ही जो व्हीकल्स होते हैं वो भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं ताकि वो आसानी से ट्रेवल भी कर सकें, राइट। और सबसे अच्छी बात, जो शौचालय बन रहे हैं उनमें भी
उनके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, राइट। बच्चों के लिए एवं विकलांगों के लिए अलग से शौचालय में व्यवस्था होती है, ताकि वह भी जो है वो इस स्वच्छता अभियान में भी अपना योगदान दे सकें। तो इस तरीके से इसमें प्रावधान किए गए। इसके साथ ही ये जो कानून है ये UNCRPD अर्थात यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पीपल विद क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटीज हो जाएगा, इसके अनुरूप होगा। अर्थात वैश्विक स्तर में भी हमारा देश विकलांगों के सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्यक्रम है उनको संचालित करने वाला होगा। इसके साथ ही निःशक्त जनों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए राष्ट्रीय एवं राज्य आयोगों की स्थापना हमारे देश में की जाएगी। तीसरा, तो पहला प्रावधान था विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 1995, दूसरा, और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तीसरा हो जाएगा निःशक्त व्यक्तियों हेतु क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय नीति हो जाएगी। तो ये जो राष्ट्रीय नीति है ये 2006 में बनाई गई थी, और इस नीति में जो निःशक्तों की शारीरिक है, आर्थिक है एवं शैक्षणिक संबंधी कई प्रावधान किए गए थे, और इसके साथ ही उनके पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए भी इस राष्ट्रीय नीति में प्राथमिकता दी गई थी। अगला और महत्वपूर्ण हो जाएगा भारतीय पुनर्वास परिषद हो जाएगा, और भारतीय पुनर्वास जो परिषद है इसकी स्थापना भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992, तो भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 के तहत भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था जो विकलांग हैं उनका पुनर्वास करना। क्योंकि जो विकलांग सामाजिक ढांचे में उनका मजाक उड़ाया जाता है या उनका जो जीवन है वो नर्कपूर्ण हो जाता है, उनको अलग से उनकी रहने खाने की व्यवस्था करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनका पुनर्वास करना। तो ये भारतीय पुनर्वास परिषद है, इसका काम था दिव्यांगों को प्रशिक्षण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना एवं उनके उत्थान के लिए नीति का निर्माण करना। अगला कदम हो जाएगा, राइट, जो है वो राष्ट्रीय विकलांग क्या हो जाएगा, पुनर्वास कार्यक्रम, और ये भी पुनर्वास संबंधी सलाह देगा एवं सेवाएं देगा। फिर अगला वैधानिक कार्यक्रम हो जाएगा यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। फिर यहाँ पर अगला जो प्रावधान है वह है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, राइट, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कानून क्या हो जाएगा, 2017। तो ये यहाँ पर इतने वैधानिक लोक कल्याणकारी कार्यक्रम थे जिससे जो विकलांग वर्ग है उनका उत्थान होगा। अब हम यहाँ पर समझते हैं योजनागत प्रावधान, राइट। तो विकलांगता हेतु योजनागत प्रावधानों में सबसे पहला हो जाएगा, पहली योजना राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं क्या हो जाएगा, विकास निगम। तो ये एक दरअसल क्या है, संस्था है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा दो और तथा कई योजनाएं संचालित हो रही, जिसमें पहली क्या हो जाएगी, ये संस्था 5,000 रुपये फुटकर व्यवसाय हेतु दिव्यांगों को ऋण देगी, ताकि वो जहाँ पर रहते हैं आसपास में अपना जो है छोटा व्यापार कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। इसके साथ ही विकलांगों को इस योजना या ये जो संस्था है वो योजनागत रूप से आर्थिक सहायता भी देगी। दूसरी योजना है विकलांग व्यक्तियों को सहायता और उपकरण की खरीद, या तो उनके लिए उपकरण खरीदे जाएंगे या फिर उनकी जो वर्तमान जो भी उनके पास में अवेलेबल उपकरण है, मोटरसाइकिल है या फिर कोई मशीन है, उसके लिए फिटिंग के लिए भी जो है सरकार सहायता देगी। तीसरा और महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर सुगम्य भारत अभियान हो जाएगा या सुगम्य भारत योजना, और इसमें निःशक्तों के लिए सुगम वातावरण जो है निर्माण किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे समाज में निःशक्त जनों को ताने दिए जाते हैं, उनको चिढ़ाया जाता है। दूसरा, समान अवसर समावेशी समाज में प्रवेश हेतु उनको समान अवसर देना, राइट। इसके साथ ही उनके सामाजिक उत्थान के लिए सामाजिक पर्यावरण, परिवहन एवं सूचना एवं संचार की पहुंच को बढ़ाना, ताकि वह परिवहन सेवाएं हैं या सूचना या संचार सेवाएं हैं उनका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। फिर स्वावलंबन क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य बीमा योजना भी हो जाएगी। उसके बाद में अगली योजना है दीनदयाल विकलांग
पुनर्वास योजना, और इस योजना के उद्देश्य भी लगभग यही थे जो कि 2003 में लाई गई थी। फिर विकलांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना हो जाएगी, जिसमें वो अपनी शिक्षा की उनको पूरी करने के लिए उनको राष्ट्रीय फेलोशिप भी दी जाएगी। फिर अगला जो है राष्ट्रीय मानसिक क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य कार्यक्रम हो जाएगा, और ये कार्यक्रम लाया गया था 1992 में, ताकि जो मानसिक अस्वस्थ थे उनको मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रयास किए जा सके। फिर जिला निःशक्तता पुनर्वास केंद्र हो जाएगा, और ये भी बहुत अच्छी योजना थी, राइट। ये जो जिला निःशक्तता पुनर्वास केंद्र है, यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित होगी, लेकिन राज्यों की मदद से। और इस योजना के तहत हर एक जिले में जो है जिला निःशक्तता पुनर्वास जो केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा, जहां से चिकित्सा उपकरण दिए जाएंगे, जांच की जाएगी या प्रशिक्षण भी वहां से दिया जाएगा। तो ये जो 7 योजनाएं थीं, ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित थी। अब हो सकता है कि परीक्षा में 5 नंबर में पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं निःशक्त वर्गों के उत्थान के लिए लागू की हैं, उनका विवरण दीजिए। तो हमारे पास में अलग से उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो बाकी की जो है वो सारी की सारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निःशक्त वर्गों के लोक कल्याण के लिए या उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई हैं या संचालित है उनको देखते हैं। 8वीं हो जाएगी क्रम में निःशुल्क क्या हो जाएगी, छात्रवृत्ति हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, राइट, तकनीकी शिक्षा इत्यादि में अलग अलग स्तर पर, राइट, जो विकलांग वर्ग है या दिव्यांग जन है उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि वह अपनी शिक्षा को पूरा कर सकें या अच्छे से पढ़ सकें। अगली हो जाएगी निःशक्त व्यक्तियों हेतु वाहन उपलब्ध कराने की योजना, ये भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट चला रही है। फिर 10वां और महत्वपूर्ण हो जाएगी दीनदयाल समर्थ योजना 2000 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट। एक चीज और यहाँ पर समझना है, अगर परीक्षा में मेंशन होता है कि निःशक्त वर्गों के उत्थान के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, केवल सरकार लिखा हो तो आपको परीक्षा में केंद्र सरकार कौन कौन सी योजना संचालित कर रही है और राज्य सरकार कौन कौन सी योजना संचालित कर रही है, ये दोनों ही मेंशन करना अनिवार्य है, राइट। तब जाकर अधिकतम अंक मिलने की संभावना बनेगी, राइट। और अगर जैसे सीधा लिख दिया है कि केंद्र सरकार की योजनाएं लिखिए या मध्य प्रदेश सरकार की योजना लिखिए, तो फिर जो है हमारा जो विचार है वही ठीक रहेगा, ठीक है। तो केंद्र की केंद्र में लिख देंगे, राज्य की राज्य में लिख देंगे, लेकिन केवल सरकार शब्द आता है तो वहां पर हमें केंद्र की प्रमुख योजनाएं और हम यहाँ पर राज्य की अलग अलग स्पष्ट रूप से मेंशन कर देंगे, ताकि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हाँ आपको पता है कि केंद्र सरकार की योजना कौन सी, राज्य सरकार की योजना कौन सी है। अगली हो जाएगी दीनदयाल समर्थ योजना 2004, और इसका उद्देश्य भी है कि विकलांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, राइट। 11वीं हो जाएगी मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, तो जो दिव्यांग जन है उनके जीवन में या उनको अच्छे से शिक्षा प्राप्त हो सके, इसलिए उनको ये योजना लाई गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है, स्वतंत्र एवं सशक्त जीवन हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना संचालित है, और इस योजना के तहत 10वीं पास करने पर दिव्यांग जनों को क्या मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, राइट। और इसके साथ ही जैसे जैसे वो कक्षा उत्तीर्ण करते जाएंगे उनको वाहन, राइट, हर एक दिव्यांग जन के लिए हो सकता है अलग वाहन हो सकता है, जैसे कोई चलने में समस्या है तो उसको क्या दी जाएगी, ट्राईसाइकिल दी जाएगी, इस तरीके के उपकरण भी सरकार देगी। फिर अगला हो जाएगा मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2020 हो जाएगी, और विकलांग पेंशन का तात्पर्य क्या है कि मध्य प्रदेश में जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है सरकार उनको विकलांगता पेंशन देगी, और 500 रुपये प्रति माह उनको पेंशन दिया जाएगा, ताकि वो अपने खर्चों के लिए जो है आत्मनिर्भर हो सके, राइट, निर्भर हो सके, राइट। फिर अगला हो जाएगा निःशक्त जन कल्याण
योजना, राइट। तो ये योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है संचालित हैं। अब जो दिव्यांगजन है उनसे संबंधित जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है उसमें हम अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों को समझेंगे। जैसे सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा किरण। किरण जो है वो एक हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी भी दिव्यांगजन को अपनी दिव्यांगता से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, कोई परामर्श लेना है, किसी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, कोई सहायता मांगनी है, तो किरण क्या है, ये मानसिक स्वास्थ्य जो है वो पुनर्वास क्या है, हेल्पलाइन है। तो मानसिक समस्या होने पर जो है इस हेल्पलाइन की वो है मदद मिल सकती है। दूसरा जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा मनोदर्पण जो है पुस्तिका निकाली जाती है, जिसके माध्यम से हमारे देश में दिव्यांगजनों का मनोबल बढ़ाया जाता है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, राइट, SDG गोल, तो हमारा देश जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में प्रयासरत है, और जिसमें भी एक लक्ष्य है कि जो है निःशक्त जनों का उत्थान हो। फिर हमारे देश में सरकार जो है वो मीडिया के माध्यम से जागरूकता अपना रही है। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि वर्तमान समय में जो सामाजिक वर्ग है, राइट, जो ज्ञानजीवी वर्ग है वो इन मुद्दों को प्रकाश में लाता है और मीडिया पर इन पर जो है चर्चा की जाती है, जिससे इन चर्चाओं से जो युवा हैं या हमारे देश के जो व्यक्ति हैं वो उनके हृदय में संवेदना उत्पन्न होती है और वो इन निःशक्त वर्गों के प्रति जो है सहानुभूति रखते हैं, संवेदना रखते हैं, राइट। और जितनी अधिक संवेदना होगी इनका जीवन उतना ही सफल होगा। मान लीजिए आप डेली या प्रत्येक दिन आपको कोई ना कोई विकलांग मिलता होगा। यदि आपके अंदर जो है सहानुभूति है तो आप भले ही 2 मिनट का समय निकालेंगे लेकिन उसकी मदद जरूर करेंगे। और अगर आप करेंगे और हमारे जैसी आपके जैसी जो विचारधारा है अगर वो सब में हो जाएगी, तो सोचो अगर सब लोग दिव्यांगजनों की मदद करेंगे तो उनका जीवन का एक जो है सामाजिक उत्थान तो बहुत अच्छे से हो ही जाएगा। वैसे ही हमारे देश में कई NGO भी जो हैं वो कार्यरत हैं जो कि दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए हैं। जैसे नारायण सेवा संस्थान हो जाएगा और पैट यूनिटी इंडिया हो जाएंगे। ये भी जो है दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए कार्यरत है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर निःशक्त जनों या दिव्यांगजनों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उनसे संबंधित लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा। अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।